ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आप जो पार्टी में जाइए, ये आपको तय करना है। तो आपको क्या तय करना है? बस जल्द तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज मैं गया था आसिफ रजा से मिलने, मिलके फिर बिरनिया पुल पर जो जहाँ पर बहुत ज्यादा उबर खाबर रहता न, गिट्टी उट्टी निकालवा, तो एक आदमी हाथ पकड़ा, एक आदमी पैर पकड़ा और उसमें उसका हिप को पूरा रगड़ा है, जिससे पूरा उसको बोलते हैं पुल में रगड़ा है। पुल में जैसा आसिफ ने बताया, से भी मेडिकल से भी पुष्टि हो रही है कि आसिफ रजा के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है। तो उन्होंने बताया कि वीडियो वो लोग भी बनाए थे पूरे, लेकिन हुआ क्या कि बाद में 2 बजे थाना अध्यक्ष जो है कोल्ड ड्रिंक्स मंगा के सबको पिला के इन लोगों का वीडियो बोले डिलीट कर दीजिए, अब कोई मामला नहीं है तो डिलीट करवा दीजिए। वो लोग जो उसी वीडियो को कट करके, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सस्पेंस से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त करनी चाहिए, नौकरी से हटाना चाहिए, और जो इनके साथ घटना अंजाम दिया गया इसके बदले में उसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। नहीं, सबका एक प्रक्रिया है, सबका एक प्रक्रिया है। ऐसा थोड़े है कि किसी को एक ही बार में फांसी थोड़े हो जाता है। अब देखते हैं, वो लंबी प्रक्रिया है। आप कोचा धामन के रहने वाले हैं और ये मामला बहादुरगंज में हुआ है, आपको क्या जरूरी है इतना मतलब कि पहल करने की शुरू से अंत तक? आप चुनाव भी लड़ेंगे कोचा धामन से, तो आपको क्या फायदा है इससे? और भी बहुत सारे लोग हैं, कोचा धामन के विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो इस तरह से मामले पर नहीं पड़ते हैं जिस तरह से आप पढ़ते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के। कहीं भी जुल्म हो रहा है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये मेरा कर्तव्य है और मैं उसी के लिए नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूँ। आप पूरे जिले में जाते हैं, अलग अलग जिले जाते हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी हार हुई सर आपकी, सर इतना काम करने के बावजूद भी। चलिए ठीक है, चुनावी हार जीत एक अलग चीज है। कि आप जो है वहाँ के जो है प्रभारी है, आपके यहाँ ये सब गोरख धंधा चलता है कि जो है एएनएम वहाँ गरीब जो है डिलीवरी पेशेंट जाती है, उसको जो है ये लोग पैसे लेकर के बाहर में जो करवाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये बरसात में मेंढक वाले शब्द डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का है। अब ये सब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये पहले मैं फिजिकली फिट, कोविड टेस्ट नेगेटिव, ये लिखा है वो SHO बहादुरगंज को। कौन प्रभारी द्वारा ये दिया गया है? ये प्रभारी अब नाम नहीं मुझे मालूम, बहादुरगंज का है, कोई लेडीज है। जी CSC का। और जो एक जो जिसमें डिटेल है उसमें इंजरी शो कर रहा है। तो 2 रिपोर्ट में अलग अलग उसमें कंडीशन बताया गया है। जी। तो कौन सा के रिपोर्ट जो है फर्जी? एक तो रिपोर्ट जरूर फर्जी होगा। एक तो थाना को दिए, वो लिखी है थाने को टू SHO बहादुरगंज, तो उसमें वो लिखी है कि हम जांच ऊँच किए, सब ठीक है, कोविड टेस्ट नेगेटिव है और जो है फिजिकली फिट है। इसके आधार पर उसको जेल भेजा गया। और जो विस्तृत रिपोर्ट जो सबमिट की है कोई, तो उसमें इंजरी मार्क्स जो है वो दिख रहा है। तो इस बात से भी मेडिकल से भी पुष्टि हो रही है कि आसिफ रजा के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है। तो ये एक रिपोर्ट तो फर्जी होगा ना सर, क्योंकि पहले रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूसरे रिपोर्ट में इंजरी दिख रहा है, तो एक रिपोर्ट जो फर्जी रिपोर्ट बनाया गया है तो उसका क्या नहीं, वो तो उस पर उसको ये है कि पहले सोचा होगा कि चलिए थाना अध्यक्ष, अपर थाना अध्यक्ष बोले हैं तो जैसे तैसे लिख दिया फिट उठ करके कि इसको जेल भेजा जाए। जो बाद में जो मामला तूल पकड़ा तो उसका विशेष जो इसमें फिर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो दी है। आप जब पटना में थे ये मामला हुआ था और पटना से ही आप इस पर मतलब पहल करने लगे, CID की जांच की मांग करने लगे, तो CID से मतलब कि क्या कितना उम्मीद है सर? वो तो एक प्रक्रिया है, कोई भी गंभीर मामला होता है तो उसको CID, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में CID है, सेंट्रल गवर्नमेंट में CBI है। तो मैं जो मिला था जो बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP बिहार विनय कुमार जी से, वो मेरे आवेदन को पूरा मैंने ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसमें कुछ मार्क्स करके मेरे तरफ जो है देखते हुए बोले कि इसकी मैं CID से जांच करवा देता। हम बोले थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है, CID से जांच करवा दीजिए। फिर हम लोग जो गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट जिसके अधीन पुलिस आता है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो अरविंद कुमार चौधरी साहब को भी दिए हैं, वो भी बोले हैं कि हम
इसको हाई लेवल का इंक्वायरी करवाते हैं कि बड़े अफसरों से, और जो है फिर अल्पसंख्यक आयोग में भी दिया गया है। जिस दिन आवेदन दिए थे तो आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, दूसरे दिन वो आए तो मुझे फिर फ़ोन से बुलाए गए, जानकारी लिए, फिर उसी वक्त वो पुलिस अधीक्षक किशनगंज से बात भी किए, फिर अपने अधीनस्थ जो PRO हैं उनको निर्देश दिए कि इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई निश्चित किया जाए। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग में भी दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है या ह्यूमन राइट्स का जो कि वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका उल्लंघन हुआ है। और फिर इस मामले में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि मुझसे 70,000 मांगा, इतना पैसा मांगा, तो साक्ष्य भी मैं दिया हूँ उन लोगों का, नाम एड्रेस पूरा। तो आर्थिक अपराध का भी मामला बनता है, कोई भी सरकारी सेवक अपने सेवा काल के दौरान अवैध ढंग से जो है धन अर्जित करता है तो वो आर्थिक अपराध का भी मामला है कि उनको जांच करके अगर सही पाया जाएगा तो उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो उनको भी दिया गया है। DIG पूर्णिया SP साहब से भी कल हम लोग मिल के दिए, उन्होंने जो शिकायत मेरे द्वारा की गई है उनको मार्क करके SDPO किशनगंज और जो टीम जांच कर रही है 3 सदस्य जिसके हेड हैं राजेश जी ट्रैफिक DSP, उनको भी दिए हैं कि इन बिंदुओं की भी गहन जांच की जाए। फिर कल SDPO साहब से भी मिले थे। आज मैं गया था आसिफ रजा से मिलने, मिल के फिर जो इस केस के उनका जो केस देखते हैं सीनियर एडवोकेट किशनगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर दास जी, किशनगंज बार एसोसिएशन के सचिव सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मुजीबुर रहमान, इंतशार आलम और दूसरे अधिवक्ताओं के साथ भी बातचीत हुई। आज डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में उनका बेल फाइल हुआ है और उम्मीद है कि उनका बेल हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग पुलिस पदाधिकारी SP साहब SDPO से भी बात किए, अगर ये वीडियो जो साक्ष्य में दिया गया है कि वो थाने पर जो जिस दिन 28 और 29 की रात की घटना, जो सादिक को जो मोटरसाइकिल के कागजात नहीं रहने के कारण LRP चौक में चेकिंग के बाद उसको मारपीट किया, उसको ले आके हाजत में बंद किया, फिर 15,000 का चालान भी काटा। तो ये सारे चीज़ मुझे उसी दिन रात में मुझे जानकारी मिल गई थी और आसिफ रजा 12:40 पर मुझसे फ़ोन से बात भी किया है। तो और जो है मैं उसी वक्त 12:41 में निशाकांत जी को फ़ोन भी किया हूँ, फ़ोन में ही नहीं पिक किया, जबकि पहली बार जो अशरफ साहब हैं जिनके बेटे सादिक को जो है हाजत में बंद किए हुए थे, वो फ़ोन किए तो 9:52 में बात हुई और वो बोले तुरंत छोड़ देता हूँ। उसके बावजूद भी मुझसे बात हुई, फिर जो है चालान भी 9:02 में काट दिया 15,000 का। 2 बजे रात तक उसको बंद थाने में रखना, तो ये पुलिस बर्बरतापूर्ण है। तो वो उसका वीडियो दिया, वीडियो तो जो और लोग थाने पर थे तो 2-4 आदमी थे ही, और गगन टॉप के रमीज रजा साहब भी थे, तो उन्होंने बताया कि वीडियो वो लोग भी बनाए थे पूरे, लेकिन हुआ क्या कि बाद में 2 बजे थाना अध्यक्ष जो है कोल्ड ड्रिंक्स मंगा के सबको पिला के इन लोगों का वीडियो बोले डिलीट कर दीजिए, अब कोई मामला नहीं है तो डिलीट करवा दीजिए। वो लोग जो उसी वीडियो को कट करके जब पुलिस के साथ इनका जो ये वो कर रहे हैं कि गरम लहजे में कि जो है आप क्यों मार सकते हैं, आप उसको चालान काटते हैं तो फिर क्यों बंद किए हैं, जब सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों को चर्बी हो गया है, वर्दी पहन के घूस लेते हैं तो ये क्या कानून में है, तो इसको वो साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। तो इसी कारण जो है, नहीं तो मामला पुलिस से ही जो है खत्म हो सकता है कि ये गलत मुकदमा। वीडियो पुलिस वाले भी रिलीज किया तो उसको कट करके रिलीज किया, किसको रखना है किसको नहीं, जो लोग वहाँ थे रमीज रजा साहब गगन टोप के आपके यूट्यूबर,
तो आप उनसे बात करो, उन्होंने तो खुद बताया। और जो वीडियो पुलिस ने सबमिट किया उसमें उनका भी आवाज़ है, रमीज रजा साहब भी बोलते हुए सुने गए हैं, तो वो भी है। तो जो लोग वहाँ हैं तो वो लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग भी वीडियो बनाए थे, लेकिन हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक्स पिला के दोस्ती करके वो जो है वीडियो को डिलीट करा दिया, क्योंकि इन लोगों के मन में तो था शैतानी जी, हाँ, कि इन लोगों को ये करेंगे। अच्छा, एक बात हमको बताइए सर, आप कोचा धामन के रहने वाले हैं और ये मामला बहादुरगंज में हुआ है, आपको क्या ज़रूरी है इतना मतलब कि पहल करने की शुरू से अंत तक? आप चुनाव भी लड़ेंगे कोचा धामन से, तो आपको क्या फ़ायदा है इससे? और भी बहुत सारे लोग हैं, कोचा धामन के विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो इस तरह से मामले पर नहीं पड़ते हैं जिस तरह से आप पढ़ते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के। नहीं, मैं कोई भी कहीं भी से भी आवाज़ मुझे देती, चुनाव लड़ना एक अलग बात है। कोई भी आदमी पीड़ित है, दुख में है, तकलीफ में है, उसकी सेवा करना, उनको मदद करना, उनके लिए खड़ा होना, ये भी एक इबादत है। तो इसलिए यही नहीं, आप देखे होंगे पिछले दिनों इबादत है, लेकिन लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, हमको काम कहाँ करना है। आप जैसे कि इस बार चुनाव है तो आप चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि आपने बताया कि कोचा धामन से, मामला बहादुरगंज का है, अदर क्षेत्र है, तो आपको क्या ज़रूरी है? आपको थोड़ी ना उससे फ़ायदा मिलने वाला है। कहीं भी जुल्म हो रहा है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये मेरा कर्तव्य है और मैं उसी के लिए नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूँ कि जो भी मजलूम हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उनके लिए मैं अपने आप को खड़ा कर सकूं, उनको मदद कर सकूं, यही मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य है। तो मैं कोई यही नहीं, हाजीपुर में भी एक घटना हुई थी, आप देखे होंगे, वो लड़की जल करके सुसाइड, वहाँ भी हम लोग सबसे पहले गए थे, मैं, नौशाद साहब, मौलाना मिसबाह साहब, MLC खालिद अनवर साहब, हम लोग आर्थिक मदद भी किए। उसी वक्त SP जो है, SDPO, थाना इंस्पेक्टर वगैरह सबसे बात किए थे। और फिर जो है पिछले दिनों वहाँ मामला हुआ था आजमनगर में, एक लड़की जिसको जो है मार के हैंग कर दिया गया था, उस मामले में भी गए थे हम लोग, आर्थिक मदद भी किए। जो SP कटिहार के पास भी गए थे। पिछले साल वहाँ बिजली को लेकर आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे, वहाँ भी गए थे। तो जहाँ भी लोग पीड़ित होते हैं, चुनाव लड़ना अलग बात है, चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो कोचा धामन से लड़ेंगे, ये मेरा तय है विधानसभा चुनाव। तो सिर्फ हर चीज़ चुनाव के इससे नहीं देखा जाता है। मैं बताया ना कि आप हर चीज़ चुनाव से देखकर नहीं देखा जाता है, आप पूरे ज़िले में जाते हैं, अलग अलग ज़िले जाते हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी हार हुई सर आपकी, सर इतना काम करने के बावजूद भी। चलिए ठीक है, चुनावी हार जीत एक अलग चीज़ है। मैं उसको जो है अपने चुनाव नतीजे से जो अपनी जो सेवा है लोगों के लिए, उसको नहीं कंपेयर करता हूँ कि मुझे कौन वोट दिया कौन नहीं दिया। आप देखे होंगे 2020 में चुनाव हारे, जिस दिन से हारे हैं 5 साल होने जा रहा है, एक दिन भी चैन से नहीं बैठे हैं। आज जो है मैं जगह हूँ, 11 बजे टाइम दिया गया था वहाँ मिलने का, सिर्फ यहाँ बहुत सारे लोग डगरवा से आए हुए थे, बात करके चाय पी के चला गया। और जो फिर वो सभी वकीलों से बात करके केस जब DJ के यहाँ बेल का फाइल हुआ, उसके बाद जो है मैं आके अभी जो है 2 बजे नाश्ता भी किया, अभी खाना एक ही बार में खाया हूँ। तो हम लोग कोई भी चीज़ पे लगते हैं तो उसको फिर अंजाम तक पहुँचाता। और ये मामला इतना गंभीर है कि इसलिए इसको जो है लगना पड़ेगा। सब लोग लगे हुए हैं, युवा लोगों का भी बहुत योगदान रहा कि लोग जो है जब मैं इस चीज़ को अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो डाला, फिर सब लोग जो है पहले मैक्सिमम लोग दहशत में थे, और जो एक फिर अंजार नईमी साहब डाले, सारे युवा लोग भी इस मामले में ही है। तो हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो कानून को हाथ में लेके नहीं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जो कानून में
मैं संविधान में हमें जो अधिकार दिया हुआ, तो जो भी कोई पुलिस पदाधिकारी गलत करता है और ये पदाधिकारियों से हम लोग शिकायत लेके जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उन दोनों को अभी तो सस्पेंड किया गया। फर्स्ट में दोनों को वहाँ से हटाया गया, फिर सस्पेंड किया गया, और जब पूरे मामले की जांच हो जाएगी, इसमें इतने सारे तथ्य साक्ष्य मैं जुटा के दिया हूँ दोनों के विरुद्ध घटनाओं का, कि पूरे मामले की अगर जांच जो होगी तो इनको आगे और सज़ा मिलेगी। सर ये भी सस्पेंड किया है गया है, तो सस्पेंड क्या मतलब इनफ है, काफ़ी है? और थोड़ा ये भी अगर थोड़ा ये भी बताइए लोगों को कि सस्पेंड क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं भी पता है कि इसको जो सस्पेंड किया गया है कितने दिनों तक ये काम नहीं कर सकते, नौकरी में नहीं बहाल हो सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए? कोई भी सरकारी सेवक को अगर सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान उससे जो है, जैसे थाना अध्यक्ष था वो नहीं रहे, वर्दी उससे उनका उतर गया। अब जितने दिन सस्पेंड रहेंगे उनको सिर्फ जो जीवन निर्वाहन भत्ता जो होता है कि वही पैसा मिलेगा, बाकी पैसा उसको जो आधा सैलरी बोलते हैं, आधा सैलरी मिलेगा, हाफ सैलरी मिलेगा। जी 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 जी। ये अब तो जितना ये तो जांच टीम गठित हो गया है, कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं भी जब टीचर था तो बहुत दिन सस्पेंड रहा था, तो उसमें जांच अधिकारी होते हैं, वो जांच करके देंगे, फिर जो बड़ी पदाधिकारी है उस जांच को वो मानेंगे, तब उस पर जो है आगे की उसको सस्पेंड वैकेट करने के लिए कार्रवाई होती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त करनी चाहिए, नौकरी से हटाना चाहिए, और जो इनके साथ घटना अंजाम दिया गया इसके बदले में उसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। नहीं, सबका एक प्रक्रिया है, सबका एक प्रक्रिया, ऐसा थोड़े है कि किसी को एक ही बार में फांसी थोड़े हो जाता है। अब देखते हैं वो लंबी प्रक्रिया है। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आज से 7 साल पहले की घटना है। आपके कोचा धामन सोंथा पंचायत भागपुना मरगूब आलम से एक एसआई लव कुमार सिंह, उनका ट्रक रोक करके उनसे अवैध उगाही किया। उनका कागज 10,000 रुपया तो ले लिया और 40,000 का मांग कर रहा था। वो ट्रक पेट्रोल पंप पर रुक के रोते रोते मेरे पास आया। मैं इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक किशनगंज से किए, ड्राइवर भी यहीं आके बैठे हुए थे। तो उस वक्त आफ्ताब आलम इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष थे वो उनको भेजे मेरे पास, ड्राइवर से बात किए, और ड्राइवर को बार बार लव कुमार सिंह का फ़ोन आता था। उसके ट्रक में अनाज था कि कानकी में बेच करके हमको और 40,000 रुपये दो, नहीं तो तुमको जेल में सरा देंगे, ट्रक जब्त कर लेंगे। तो जब इंस्पेक्टर आफ्ताब साहब यहीं पर मेरे पास बैठे, जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, फिर उसके पास फ़ोन आ गया लव कुमार सिंह का, वो स्पीकर ऑन करके बात सुन लिए, फिर वो फ़ोन अपने हाथ में लिए, लव कुमार मैं आफ्ताब आलम बोल रहे हैं, तुरंत फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर दिए। तो उस मामले में तो एसपी साहब पहले उसको सस्पेंड किए, फिर एफआईआर करके फिर हमको कॉल करके बोले कि वो ड्राइवर से एक एप्लीकेशन ले लीजिए। एप्लीकेशन दिलवाए, उस पर एफआईआर दर्ज किए, उनको जेल भी भेज दिए उस लव कुमार सिंह को, और बाद में जांच में आरोप सही पाया तो उसको बर्खास्त भी करके बहुत दिन तक बर्खास्त रहे। हाई कोर्ट जा करके 5 साल बाद वो लव कुमार सिंह को वहाँ हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, अपना हवाला देते हुए कि मेरे अपनी बेटी है, ये पढ़ाई बेटा सब प्रभावित हो रहा है, बीमार माँ बाप है, तो उसको जो है फिर से जो है उसका रोग नौकरी रीइंस्टेट, तो उसका एक प्रक्रिया होता है। तो एक बात एक ये है कि सस्पेंशन का भी कोई टाइम नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, 2 दिन तक हो सकता है। अच्छा सर, वो ऐसे ही बहादुरगंज का ही एक मामला है, वो ANM द्वारा जो कि अपना खुद की निजी फ़ायदे के लिए इमरान जिला पार्षद है, उनके कोई रिश्तेदार है, वहाँ पर डिलीवरी कराने गए और महिला की जान चली गई। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब सरकार हर जगह हेल्थ सब सेंटर, APSC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, PSC, CSC, सदर हॉस्पिटल हर जगह है, और सरकार का ये गाइडलाइन है कि सभी लोगों जनप्रतिनिधियों से भी उसके लिए आशा है, ANM है कि एक कि सबका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, सरकारी जो हेल्थ स्वास्थ्य
संस्थाएं हैं वहाँ पर होना चाहिए। उससे होने से वहाँ पर उसका टीकाकरण हो जाता है, फिर उसको आर्थिक लाभ भी मिलता है। आशाओं का अभी यही काम, मेन काम यही है। अब उसके बजाय वो पहले आई थी, वो जो डिलीवरी पेशेंट जो डेथ की है, पहले बहादुरगंज CSC आई थी, वो एडमिट हुई थी, फिर वहाँ देख करके बोला अभी टाइम है, उसको घर भेज दिया। जब वो फिर फोन बोले जब कुछ होगा तो हमको फ़ोन करना। जब वो फ़ोन की तो उसको बोले आप वहीं रहिए, बोले हम वहीं आ जाते हैं। तो लोग भी सोचे कि भाई चलिए मेरे घर में आज के कर देगी तो और अच्छा, हम लोग को बहादुरगंज नहीं जाना पड़ेगा। और उससे 10,000 रुपये वो फ़ोन पे पर ली ही भी है। तो इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? उसकी एकदम निश्चित रूप से वो भी बर्खास्त होगी। उसमें आरोप प्रभारी पर भी लगाया जा रहा है कि प्रभारी की भी इसमें मिली भगत कमी है। कहीं पर भी गड़बड़ी होगा थाना में तो थाना अध्यक्ष पर भी तो आना ही है। हमारे घर में, मैं घर का मुखिया हूँ, घर में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी मेरी होगी। तो हर संस्थान में यही है कि आप जो है वहाँ के जो है प्रभारी है, तो आपके यहाँ ये सब गोरख धंधा चलता है कि जो है ANM वहाँ गरीब जो है डिलीवरी पेशेंट जाती है, उसको जो है ये लोग पैसे ले करके बाहर में जो करवाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में जो लोग गए थे वे सभी बरसाती मेंढक हैं। इसमें आप भी गए थे, इसमें वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस में। ये बरसाती मेंढक वाले शब्द डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का है। अभी सब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये बौखलाहट है, लोगों का बौखलाहट है कि अभी जो बिहार की स्थिति है, आप देख ही रहे हैं जो वादे मोदी जी ने किए हैं तो वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे रोजगार हो, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी हो, चाहे 2022 तक हर गरीब को पक्का घर मिलने का हो, चाहे काला धन वापस लाने का हो, चाहे रुपये का मूल्य जो है जो डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा था, आज और गिर गया मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में। और जो है महंगाई चरम सीमा पर है, एक भी तो काम किया नहीं। आज आप देखें क्या करेंगे, फैसला नहीं लिए अब तो कुछ। फैसला तो मेरा जो है वो तो हो ही जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन मकसद है लोगों की खिदमत करना, सेवा करना। वो तो कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन फैसला कब करेंगे, किस पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कब करेंगे? अब कैसे बताएं, मालिक लोग जो वोटर्स हैं, जो हमारे मालिक हैं, तो सब कुछ उन पर भी नहीं निर्भर करता है। वही तो वोटर्स तो पूछते हैं आपके बारे में। वोटर्स पूछते हैं तो राय अलग अलग है ना। कोई बोलते हैं वो पार्टी में जाइए, वो पार्टी में जाइए, कोई पता निर्दलीय लड़िए। तो एक मेजोरिटी राय होनी चाहिए। बहुत ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप जो पार्टी में जाइए, ये आपको तय करना है। तो आपको क्या तय करना है? बस जल्द तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।